नमस्कार बच्चों। आज का जो पाठ है वो है एक माँ की बेबसी। तो इस पाठ को हम समझेंगे। इससे पहले मैं इस पाठ के बारे में थोड़ा सारांश आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो एक माँ की बेबसी पाठ है वो राजेश जोशी द्वारा रचित इस कविता में रतन के नाम के एक दिव्यांग बच्चे की दशा और उसकी माँ की बेबसी का वर्णन किया गया है। यह पाठ जो है राजेश जोशी द्वारा रचित है। इसमें एक बच्चे है जिसका नाम रतन है। रतन देखने में बच्चों की तरह ही था, परंतु वह बोल नहीं सकता था। वह रोज बच्चों के साथ खेलने आया करता था। बच्चों के लिए वह अजूबा था, क्योंकि वे उसे अपनों से अलग पाते थे। वे उससे घबराते भी थे, क्योंकि ना तो वे उसके इशारों को समझ पाते थे और ना ही उसकी घबराहट को। उसकी आंखों में हमेशा भय समाया रहता था। जब तक वह खेलता, उसकी माँ उसके आसपास बैठी रहती थी। उसकी नज़र हमेशा रतन पर होती। शायद वह उसकी सुरक्षा को लेकर परेशान रहती थी। और माँ अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान रहती है। तो ये जो माँ की जो बेबसी है अपने बेटे के प्रति, अपने पुत्र के प्रति, कि वह उसे कहीं कुछ हो ना जाए, इसी बात को लेकर इस पाठ का नाम रखा गया है एक माँ की बेबसी। तो हम इस पाठ को स्टार्ट करें। और हमने समझ भी लिया है कि रतन से ज़्यादा परेशान उसकी माँ चिंतित रहती थी, इसलिए इस पाठ का नाम रखा गया है एक माँ की बेबसी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक माँ की बेबसी पाठ। इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। यहाँ में समझने वाली बात यह है कि कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। कविता जो है, जब हम उसे पढ़ते हैं तो वो पढ़ने के बाद हमारे मन के किसी कोने में वो घर बना लेती है और अक्सर हम उस कविता को गुनगुनाते हैं। किसी मौके पर वह उभर आती है। किसी मौके पर वह उभर आती है मतलब कोई जब समय आता है तो हम उसे गुनगुनाने लगते हैं। कविता, कहानी, सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ जाए या आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो वह कविता कामयाब है। कहने का अभिप्राय ये है कि कोई भी कविता है या कहानी है, हमें एक बार देखने में वो समझ में नहीं आती, एक बार पढ़ने में वो समझ में नहीं आती। जब हम उस चीज़ को बार बार देखते हैं, एक बार दो बार देखते हैं, और उसको एक दो बार देखने पर जब हमें कोई चित्र अंकित होता है हमारे मस्तिष्क में, तो वह कविता कामयाब हो जाती है। ऐसा ही इसमें है। अगर आप किसी फ़िल्म को एक बार देखेंगे तो फिल्म समझ में नहीं आएगी। आप दूसरी बार, जब आप उसे दूसरी बार देखते हैं, तब आपको लगता है कि अरे इस फिल्म में तो ऐसा भी है। तो जब हम किसी चीज़ को बार बार देखते हैं, हर बार देखते हैं, तो वो एक नया अर्थ निकल कर सामने आता है। फिर इसमें है, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर
आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ, एक टूटे खिलौने की तरह, एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितना देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ। कहने का अभिप्राय ये है कि यह जो कविता जो लिखी गई है ये किसी एक जिस लेखक ने लिखी है वह बचपन में दिव्यांग था और वही अब उस चीज़ को समझने लगा है और वही ये कविता कह रहा है। तभी तो यह बोल रहा है कि कुछ बेहतर समझने लगा हूँ। उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। यानी कि लेखक ये कहना चाह रहा है कि जितना अधिक बेबस रतन नहीं था उससे अधिक बेबस उसकी माँ थी। इसके जो लेखक हैं वो हैं श्री राजेश जोशी। तो राजेश जोशी इसके लेखक हैं। तो हमने इस पाठ में हमने देखा कि एक जो बालक दिव्यांग बालक है उसकी घबराहटों को और उसके नहीं कहने वाले शब्दों को एक माँ किस प्रकार से समझती है, एक माँ की क्या बेबसी होती है अपने बेटे के लिए, वो हमने इस पाठ में हमने जाना। तो इसमें एक बात और बात, आपने 4th क्लास में ब्रेल लिपि पढ़ा होगा इंग्लिश में, तो उसको सांकेतिक भाषा भी होती है। जो लोग बोल सुन नहीं सकते वे आपस में बातचीत के लिए हाथों की उंगलियों का प्रयोग करते हैं। वे अपनी बात विभिन्न संकेतों द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। सांकेतिक भाषा सीखने के लिए पहला कदम अंग्रेजी वर्णमाला है। तो इसमें आप हाथों की भिन्न भिन्न मुद्राएं भिन्न भिन्न वर्णों को दर्शाती हैं। अंग्रेजी के प्रत्येक वर्ण के लिए उनकी भाषा में कैसे संकेतों का प्रयोग किया जाता है, ये आपने 4th क्लास में भी आपने पढ़ा था। तो ये पाठ यहाँ पूरा हो जाता है। अब इस पाठ में हम देखते हैं आपके जो प्रश्नोत्तर हैं उनको हम देख लेते हैं। ये आ गया आपका प्रश्नोत्तर। कविता से। यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे क, कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था, है ना। ख, पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? तो इसका उत्तर हम देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जो हमें ज़्यादा सार्थक लगता है वो है ये का वाला। इसमें क्या है? इसमें यह है कवि को मालूम नहीं था कि वह यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता है। कवि को मालूम नहीं था यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा हम स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा है आपका, पहले का तो ये हो गया, अब दूसरा वाला आपका ये।
अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? तो ये हम देखते हैं, चमक के रूप में, डर के रूप में, या फिर जल्दी घर लौटने के रूप में। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमेशा वो डरता था। इसका आंसर होगा डर के रूप में। किसके रूप में? डर के रूप में वो डरता था। ठीक है ना, तो इसका आंसर ये होगा। अब है तरह तरह की भावनाएं। नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती हैं? पहली भावना है आपकी छटपटाहट। छटपटाहट, अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर हो, पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। तो आपको छटपटाहट होती है जब छुट्टी, आपको लगता है कि छुट्टी जल्दी हो जाए, तो आपको अधीरता होती है कि जल्दी स्कूल की छुट्टी हो और हम घर पर जाएं, मम्मा के साथ वहाँ जाना है, मौसी आने वाली है, इस प्रकार से। तो वो होती है अधीरता। दूसरा, इच्छा। इच्छा कब होती है? किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत ना मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार ना हो, ये हुई इच्छा। संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रहे हों पर दूसरे समझ ना पा रहे हों, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, आप पढ़ाना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई ना दी हो। इसमें है इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? तो हम इसमें देखते हैं ये वाली चीज़ इस पे लागू होती है। इस बच्चे पे कौन सी? छटपटाहट। इस बच्चे पे कौन सी चीज़ लागू होती है? छटपटाहट वाली। क्यों होती है छटपटाहट वाली? क्योंकि वो बच्चा जो है ना, उस पर ये छटपटाहट लागू होती है। छटपटाहट तब महसूस होती है जब हम अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं करवा पाते। ठीक है ना। ऊपर छटपटाहट के 3 अर्थ या संदर्भ दिए हुए हैं। इनमें से संदेश वाला अर्थ बच्चे पर लागू होता है। इसमें से संदेश वाला अर्थ ये वाला बच्चे पर लागू होता है। कैसे? क्योंकि वह अपना संदेश नहीं दे पाता था ना। ये वाली चीज़ बच्चे पर लागू होती है। कौन सी? संदेश वाली। क्योंकि रतन इशारों में अपनी बात अपने साथ खेलने वाले बच्चों तक पहुंचाना चाहता था, परंतु बच्चे उसके इशारों को नहीं समझ पाते थे। इस पर वह छटपटाहट महसूस करता था। यानी कि वो संदेश देना चाहता था, और जब वो संदेश प्रॉपर नहीं मिल पाता था तो उसके लिए फिर क्या होती थी? छटपटाहट होती थी। तो हमारी बात लागू किस पर होगी? संदेश पर। चलिए आगे चलते हैं। इसमें हम देखते हैं, अगला आता है घबराहट। तो घबराहट में क्या है? हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफ़ी दूर हों या अकेले हों। ख, समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है ना। परीक्षा में रहता है कि शिक्षक बोलते हैं अभी 10 मिनट और बचे हैं और आपके 2-3 प्रश्न बचे हों, तब आपको घबराहट होती है। ग, यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, तब आपको घबराहट होती है ना। जैसे पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है, सॉरी। जैसे पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है, तब तुमको घबराहट होती है ना।
तो जो बच्चा नहीं सकता वह किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, नंबर 1 हो जाएगा इसका, लोग उसके इशारों को ठीक ठीक समझ पा रहे हैं या नहीं, है ना। नंबर 1 तो इशारे समझ पा रहे हैं या नहीं। नंबर 2 हो जाएगा आपका, कहीं कोई बेवजह डांटने लगे, है ना, बेवजह डांटने ना लगे, ठीक है ना। और नंबर 3 हो जाएगा, कहीं कोई हम उम्र बच्चा उसे चिढ़ाने ना लगे, कोई हम उम्र बच्चा चिढ़ाने ना लगे, ठीक है ना। ये बातें हो जाएंगी, है ना। ये हो गया आपका। अब अगला हो जाता है आपका, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा, है ना। रतन क्या सोचकर घबराता होगा? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या सोचकर और किस काम को करने में घबराता है, कारण ही पता करो। दोस्त सहेली या दोस्त या सहेली का नाम यहाँ लिख दिया मैंने, पार्थ चटर्जी, आपकी क्लास का बच्चा है। उसेद, आयुषी, चेतना, ये 4 बच्चों के नाम हैं। किस बात से घबराता है? पार्थ चटर्जी घबराता है अंधेरे से। घबराने का कारण क्या है उसके? घबराने का कारण है उसके कहीं अंधेरे में कोई आ ना जाए। पार्थ चटर्जी इसलिए डरता है। उसे डरता है बीमारी से। बहुत सी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। घबराने का कारण क्या है? बहुत सी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। और किस बात से घबराता है? बीमारी से। इसका नाम है आयुषी, है ना। ये दोस्त या सहेली का नाम है आयुषी। किस बात से घबराती हैं ये घबराती हैं ऊंचाई से। घबराने का कारण क्या है इनका? ये घबराने का कारण क्या है इनका? कहीं गिर ना जाऊं। अगली है चेतना। चेतना किस बात से घबराती हैं ये घबराती हैं पानी से। घबराने का कारण क्या है इनका? कहीं डूब ना जाऊं, ठीक है ना। ये अब अगला चलते हैं हम। कवि ने भाषा के रंग है। कवि ने इन बच्चों को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो, है ना। ये हुआ खिलौना, टूटने का कारण और नतीजा। गाड़ी पहिया निकल जाने पर, है ना, गाड़ी का जब पहिया निकल जाता है तो नतीजा क्या होता है उसका? वो चल नहीं पाती। गुड़िया, टूटने का कारण क्या है? गुड़िया सीटी निकल जाने पर क्या होता है? आवाज़ नहीं करती। गेंद पिचक जाने पर उछल नहीं पाती, नतीजा ये हो जाता है। जोकर, चाबी निकल जाने पर कारण क्या है? जोकर की चाबी निकल जाने पर नतीजा क्या होता है? चल नहीं पाता या वो एक्टिविटी नहीं कर पाता या नाच नहीं पाता, ठीक। अब आपका आ जाता है देखने के, ये दूसरे नंबर का। बेबस शब्द वे और वश को जोड़कर बना है। बे और वश को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ बिना है। नीचे शब्दों में यही बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकते हो? जैसे बे शब्द यहाँ जोड़ा, बेजान, बेचैन, तो हमने जोड़ दिया बेईमान, बेशर्म, बेनाम, बेशक, बेसहारा, बेहिसाब, बेखौफ,
बेघर, बेजोड़, बेबाक। अब देखने के तरीके। इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं। ऐसे 6 शब्द छांट कर लिखो, है ना। आपको ऐसे 6 शब्द छांट कर लिखना इस कविता में देखने से संबंधित। तो इसमें आ गया है, ऐसे 6 शब्द छांट कर आपको लिखना है, ठीक है ना। तो अब इसमें आया है, फिर दूसरे नंबर का है माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या शब्द आ जाएंगे, इसमें आपको देखो, इसमें 6 शब्द जो हैं, अदृश्य आ गया आपका, देखना ये देखने से संबंधित है, इशारे, आँखें, निहारती और झलकती, ये देखने से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब दूसरा आ गया आपका माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। आँखें बहुत कुछ कहती हैं, वे तरह तरह के भाव लिए हुए होती हैं, ठीक है ना। नीचे कुछ ऐसी कुछ आँखों का वर्णन है, इनमें कौन सी नज़रें तुम पहचानते हो, इनमें कौन सी नज़रें तुम पहचानते हो, ये दिया हुआ है आपको। आप कौन कौन सी नज़रें पहचानते हो, है ना। इसमें है सहमी नज़रें, आप नज़रें पहचानते हो, प्यार भरी नज़रें जब आपको मम्मी प्यार से देखती है, ठीक है ना। आप शरारती आँखें भी पहचानते होगे, है ना। और डरावनी आँखें भी पहचानते होगे, जब मम्मी डराती है या पापा डराते हैं या टीचर आपको डराते हैं। क्रोध भरी आँखें भी आप जानते हो, है ना। लेकिन सहमी नज़रें आप और उम्मीदी आँखें आप नहीं जानते हैं, ठीक है ना। सहमी नज़रें जब होती हैं, जब आप किसी चीज़ से सहम जाते हो, थोड़े से डर से जाते हो। और उन्नीदी आँखें वो होती हैं जब आप सोकर उठते हो तो आपकी आँखों में थोड़ी नींद रहती है, उसको बोलते हैं उन्नीदी आँखें। तो ये 2 चीज़ें आप नहीं जानते हो, बाकी आप सारी चीज़ें जानते हो। चलिए नंबर 3 पे आ गए हम। नीचे आँखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तुम इनका प्रयोग किन संदर्भों में करोगे। पहला है आँखें दिखाना, आँखें दिखाना, ठीक है। तो बच्चा जब जिद पर पड़ जाए तो माँ ने आँखें दिखाई, ठीक है ना। तो ये डराना है, मतलब इसमें आँखें दिखाना मतलब डराना, है ना। किस संदर्भ में हो जाएगा, ये डराने के संदर्भ में हो जाएगा। आँखें दिखाना, बच्चा जब जिद पर अड़ जाए तो माँ उसे आँखें दिखाती है, तो इस किस संदर्भ में हो जाएगा, डराने के संदर्भ में हो जाएगा। अब आ गया आपका नज़रें चुराना, नज़र चुराना। झूठ बोलकर वह निकल तो गया, लेकिन उसके बाद मुझसे नज़रें चुराने लगा। तो ये किस संदर्भ में है, किसी की नज़र से ओझल होने की कोशिश करना, मतलब वहाँ से भाग जाने की कोशिश करना। या फिर हम देखते हैं कि आपकी कॉपी चेक हो रही है और सर ने पूछा कि चलिए सब बच्चे कॉपियाँ दिखाइए, तो कुछ बच्चे नज़रें चुराते हैं। नज़रें चुराते हैं मतलब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं या छुट्टी लेने की कोशिश करते हैं कि वॉशरूम जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, इस प्रकार से उसको बोलते हैं नज़रें चुराना। अगला है आँख का तारा। तो आँख का तारा का, रतन अपनी माँ की आँखों का तारा था, तो आँख का तारा का मतलब होता है यहाँ पे प्यारा, बहुत प्यारा, ठीक है ना। ये संदर्भ में, प्यार के संदर्भ में। अगला है नज़रें फेर लेना। तो इसका संबंध, इसका इस किस संदर्भ में, नज़रें फेर लेना मतलब होता है बदल जाना। किस संबंध में होता है ये, बदल जाना। तो मतलब पूरा होते ही उसने नज़रें फेर ली, तो किस संदर्भ में हो गया ये, बदल जाना। और अगला है आँखों पर पर्दा पड़ना। आँखों पर पर्दा पड़ना का मतलब है, ये संदर्भ हो गया कि पर्दा पड़ना मतलब नहीं दिखना। तो राजेश को अपने बेटे की गलती नज़र नहीं आती, उसकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, मतलब उसको दिखाई नहीं दे रहा। पर्दा पड़ना मतलब नहीं दिखना, नहीं दिखना, ठीक, ये है। अब आता है माँ। याद आती रतन से अधिक, उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी, है ना।
अब ये 1 नंबर पे दिया है हमें, रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी। तो उत्तर हो जाएगा इसका, अपने बेटे को बोल सकने में असमर्थ देखकर, है ना, उस अपने बेटे को बोल सकने असमर्थ देखकर उसकी माँ की आंखों में बेबसी झलकती होगी। नंबर 2, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करो। आपको अपनी मम्मी के बारे में सोचना है और पूरा करना है। मेरी माँ बहुत खुश होती है जब मैं कोई अच्छा काम करती हूँ या करता हूँ। ठीक। ख, माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि मैं शरारत करता हूँ या करती हूँ। ग, मेरी माँ चाहती है कि मैं दिल लगाकर पढूं और उनका नाम रोशन करूं। घ, माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब मैं उन्हें बहुत अधिक तंग करता हूँ या करती हूँ, करता या करती हूँ। ठीक है ना। अगला है, मैं चाहता या चाहती हूँ कि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रहे और मुझे प्यार करती रहे।